नमस्कार। देखिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और उसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उसका हम लोग यहाँ पर कैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन देखेंगे। जब लास्ट टाइम हम लोग ग्राफिकल के ऊपर बात कर रहे थे तो ग्राफिकल में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है, वो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो एक पॉइंट पर टच करने का मतलब कंसिस्टेंट है और उसके पास एक सॉल्यूशन है। आप समझ रहे हैं कंसिस्टेंट मतलब क्या था कि कोई भी आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो कि टू वेरिएबल में है, अगर उसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट है, और अगर हैज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो ग्राफिकल में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को टच करती है कहीं ना कहीं, तो उसके पास, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर जाती हैं, मतलब एक के ऊपर बिल्कुल दूसरी लाइन आ गई, तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है और उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है और उसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम लोगों ने ग्राफिकल में देखा था। ग्राफिक एक बार मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं, दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करती हैं तो कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर टच हो जाती हैं, पहले भी ये दूसरी भी यही, तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर कहीं भी टच नहीं करती, बिल्कुल पैरेलल है, तो इसका मतलब वो कहीं टच ही नहीं कर रही है, तो उसके पास वो इनकंसिस्टेंट है और हैज नो सॉल्यूशन, उसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये ग्राफिकल मेथड था जिसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी करे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी लाइन है, आपके पास जनरली मान लीजिए कोई भी लाइन है, वो एल्जेब्रिक इक्वेशन में दे रखी है, एल्जेब्रा की फॉर्म में है, a1x + b1y + c1 इस तरीके से। तो फिर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि वो क्या है, उसके पास किस तरीके का कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर लाइट करा, मेरे पास कोई भी दो इक्वेशन है। सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म है a1x + b1y, a1x + b1y + c1 = 0, और आपके पास सेकंड इक्वेशन की जनरल फॉर्म है a2x + b2y + c2 = 0। सबसे पहली इक्वेशन थी आपके पास a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास a2x + b2y + c2 = 0। सबसे फर्स्ट केस आता है कि ये दोनों लाइन कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट मतलब इसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो कंसिस्टेंट के केस में दो रिजल्ट आते हैं, या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रफली बता रहा हूं कि अगर कोई भी दो लाइन आपस में कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट मतलब था कि हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। तो लाइन के पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो या तो उसके पास एक सॉल्यूशन होगा या फिर उसके पास यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहला केस आता है कि कंसिस्टेंट है एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। एंड हैज या हैज मत लिखो, हमें पता ही है कि उसके ऊपर ही बात चल रही है। कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, वो कंसिस्टेंट भी है और यूनिक सॉल्यूशन है। तो उस वाले केस में जो आपका a1/a2 है, जो आपका a1/a2 है, मतलब x के मल्टीप्लाई में जो a1 लिखा है और सेकंड तरफ x की मल्टीप्लाई में जो a2 लिखा है, उनका रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं आएगा, वो इक्वल नहीं आएगा। किसके इक्वल नहीं आएगा? y के मल्टीप्लाई में जो यहां b1 लिखा है और y के मल्टीप्लाई में जो यहां b2 लिखा है। क्या आपको ये समझ आया? भाई जो आपका कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या रिजल्ट मिलता है? उसमें ये रिजल्ट मिलता है कि यहां पर x के मल्टीप्लाई में जो a1 लिखा है और यहां x के मल्टीप्लाई में जो a2 लिखा है, तो a1 और a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं आएगा इस b1 और इस b2 के रेशियो के। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या आपको ये समझ आया?
अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड रिजल्ट आता है कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आपके पास A1 अपॉन A2 का रेशियो, x के कंपैरिजन का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, y के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 और फिर कांस्टेंट का रेशियो। मतलब यहां पर x के कोफिशिएंट का रेशियो, यहां पर y के कोफिशिएंट का रेशियो और यहां पे कांस्टेंट का रेशियो, ये सारे रेशियो हमेशा यहां पर आपस में इक्वल होंगे। तो अगर आपके पास तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, इसका मतलब जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और थर्ड केस यहां पर आता है इनकंसिस्टेंट। अब हम इनकंसिस्टेंट पर आ गए। इनकंसिस्टेंट मतलब हैव नो सॉल्यूशन, उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, हैव नो सॉल्यूशन। तो उस वाले केस में आपका A1 अपॉन A2, जो A1 अपॉन A2 होता है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल तो आता है, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होता। जो A1 अपॉन A2 होता है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल तो आता है, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होता। तो इनकंसिस्टेंट जिसका मतलब है नो सॉल्यूशन में आपने क्या देखा कि जो A1 अपॉन A2 का रेशियो है वो B1 अपॉन B2 वाले के तो आएगा, वो y वाले कोफिशिएंट के इक्वल तो होगा, लेकिन वो जो कांस्टेंट है C1, वो जो कांस्टेंट है C2, उसके रेशियो के इक्वल यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद यहीं पर हमारा नया रिजल्ट निकल कर आता है कंसिस्टेंट। जैसे कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन में क्या था कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन यहीं पर एक रिजल्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में ही, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट के अंदर भी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और उसके बाद सेकंड वाले केस में आएगा सेम टू सेम यही सेकंड वाले रिजल्ट में कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वाले में आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, जो कि सेम टू सेम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का रिजल्ट देता है। जो आपका इंडिपेंडेंट होता है वो कंसिस्टेंट के अंदर यूनिक सॉल्यूशन का रिजल्ट देता है, जो आपका डिपेंडेंट होता है वो कंसिस्टेंट के अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का रिजल्ट देता है। और जो इनकंसिस्टेंट होता है वो इनकंसिस्टेंट ही होता है, उसका तो कोई सॉल्यूशन वही नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसका वही रिजल्ट है सेम टू सेम। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा कि अगर आपके सामने कोई भी लाइन है और वो कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब उसके पास दो रिजल्ट होगा। दो रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो अगर वो कंसिस्टेंट के रिजल्ट में यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब वहां पर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर वो कंसिस्टेंट के रिजल्ट में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, तो वहां पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और थर्ड केस में अगर वो इनकंसिस्टेंट है, तो वहां पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और यहीं से इन तीनों रिजल्ट से ही क्या आता है कि अगर कोई लाइन आपके सामने कंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट, तो वहां पर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। दोनों लाइन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। और डिपेंडेंट का मतलब कोइंसिडेंट वाले केस है। कोइंसिडेंट समझ रहे हो ना, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। तो वहां पर आपके सामने जो A1 अपॉन A2 होगा वो B1 अपॉन B2 के इक्वल होगा और वो C1 अपॉन C2 के इक्वल भी होगा। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल वाले केस में तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, अब आपके पास यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन दो है इन टू वेरिएबल में। तो आपको इसे यहाँ पर इसके कोफिशिएंट के रेशियो को देख के कंपेयर करते हुए ये बताना है कि ये इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है
इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको रिजल्ट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप हर केस में उसके रेशियो को कंपेयर करते हैं, फिर बाद में अगर होता है तो ये होता है, नहीं होता तो ये होता है, तीनों होता है तो ये होता है, वो बात अलग है। लेकिन पहले रेशियो को कंपेयर करना कंपलसरी है। तो ध्यान से देखिए, इस वाले केस में सबसे पहले जो A1 है वो मैं यहां लिखता हूं। जो यहां पर आपका A1 है, A1 मतलब x के मल्टीप्लाई में, तो x के मल्टीप्लाई में 9 है। जो आपका A2 है, सॉरी B1 है, B1 मतलब y के मल्टीप्लाई में, वो आपका माइनस का 10 है, वो आपका माइनस का 10 है। लेकिन आप यहां पर C1 को ये कॉफिशिएंट जो है कांस्टेंट जो है 21 वो नहीं ले सकते, क्योंकि याद करो लाइन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या थी, A1x प्लस B1y प्लस C1। हमारा जो यहां पर ये नंबर था वो इस तरफ आ गया था, वो इस तरफ आ चुका था। तो हम लोग क्या करेंगे, सब नंबर को एक तरफ ले जाएंगे, मतलब 9x माइनस 10y, ये प्लस का 21 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसके पास जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट लिखे हुए हैं, सबको एक ही तरफ लेकर आओ। और उसके बाद यहां देखिए, इस लाइन में भी 7/2 आपका इधर है, फिर आप C1 लेने में या C2 लेने में गलती कर सकते हो, तो आप क्या करो, इसको इधर कर दो। अब ये हो जाएगा 3/2x, ये माइनस का 5/3y, और ये प्लस का 7/2 इस तरफ आके आपका माइनस हो गया और इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर सही से क्वेश्चन कर सकते हो कि A1 जो है x के मल्टीप्लाई में 9 है, जो B1 है वो y के मल्टीप्लाई में माइनस 10 है, और जो C1 है वो आपका कांस्टेंट माइनस का 21 है। क्या आपको ये समझ आया? वैसे ही जो आपका A2 है वो A2 आपका 3/2 है, जो आपका B2 है वो B2 आपका माइनस का 5/3 है, और जो आपका C2 है वो C2 आपका माइनस का 7/2 है। साइन को लेते हुए चलना है, याद रखना। अब यहां पर A1 अपॉन A2 चेक करो, मतलब हर लाइन का रेशियो देखो। तो A1 अपॉन A2 मतलब 9 को नीचे कुछ नहीं लिखा, तो 9/1 को डिवाइड करो 3/2 से, तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, तो 6/1। B1 अपॉन B2 चेक करो, माइनस 10 के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 मानोगे, यहां माइनस का 5, यहां 3, माइनस से माइनस, 5 2 जा 10 और 3 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, 3 2 जा 6, तो 6/1। C1 अपॉन C2 को चेक करो, तो माइनस का 21 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 मानोगे, और फिर ये वाला माइनस का 7 और डिवाइडेड बाय 2, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, 7 3 जा 21 और ये 2 3 जा फिर से आपका 6/1 आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, A1 अपॉन A2 का रेशियो भी 6/1, B1 अपॉन B2 का रेशियो भी 6/1 और C1 अपॉन C2 का रेशियो भी 6/1। यहां पर ये तीनों के तीनों रेशियो, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और वो इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों रेशियो यहां पर आपस में इक्वल है। तो याद करिए, अगर आपके पास तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो वो कौन सी कंडीशन में था? वो उस कंडीशन में था कि जब लाइन आपके पास, जो लाइन का सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या फिर डिपेंडेंट है। आप या तो लिखिए कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर लिखिए कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। यहां पर उसने बात करा था यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या फिर ये लाइन के पास नो सॉल्यूशन है। तो आपके पास कौन सा केस आएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला। ये इसके पास, इस लाइन के पास हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या आपको ये समझ आया? ओके। अब जैसे इस लाइन को यहां पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस लाइन का अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो हमें दोनों लाइन के जो पॉइंट है सबको एक ही तरफ लाना पड़ेगा। मतलब यहां पर तो ये ऑलरेडी है लेकिन यहां पर नहीं है, तो मैं यही कर दे रहा हूं, ये प्लस का 6 इस तरफ आके आपका माइनस का 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबको कंपेयर करिए। जैसे A1 क्या मिलेगा, जो पहली वाली लाइन है उसके x के मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट 5 है, x का कॉफिशिएंट 5 है। यहाँ पे B1 y का कॉफिशिएंट y की मल्टीप्लाई में 3 है, और C1 मतलब कांस्टेंट माइनस का 6 है। वैसे ही यहाँ पर A2 जो है वो आपका x का कॉफिशिएंट 9/5 है, B2 जो है वो आपका y का कॉफिशिएंट 3 है, और C2 जो है वो आपका ये वाला माइनस का 6 है।
तो जब आप यहां पर इसका रेशियो चेक करेंगे A1 अपॉन A2, इसका मतलब आप 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा 1 मानोगे, तो 5/1 को डिवाइड करोगे 9/5 से, तो 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 9 1 जा 9, सबसे नीचे सबसे ऊपर बीच वाला। फिर यहां पर जब आप B1 अपॉन B2 चेक करेंगे तो 3/3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया, मतलब 1/1। फिर जब आप C1 अपॉन C2 चेक करेंगे तो माइनस का 6/-6, -6 से -6 कैंसिल हो गया, 1/1। तो यहां पर आपका A1 अपॉन A2 मतलब 25/9 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 मतलब 1/1, इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 मतलब 1/1, और वो इक्वल है C1 अपॉन C2 मतलब 1/1 के। अब यहां पर ऐसा कोई केस था आपके सामने जहां पर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इक्वल टू C1 अपॉन C2 था? फर्स्ट वाला केस याद करो। जो सबसे फर्स्ट नंबर का केस था वो था कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन का। कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। वहां पर C1 के बारे में और C2 जो C1 अपॉन C2 था उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अब कंडीशन तो दो ही हो सकती है ना, या तो वो C1 अपॉन C2 के इक्वल होगा या तो फिर इक्वल नहीं होगा। लेकिन वहां पे हमें इसको देखना ही नहीं है। अगर हमें पहले ही मिल गया कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, अगर हमें पहले ही ये मिल गया तो C1 की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें पहले ही मिल गया कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, ये यहां पर इसके इक्वल नहीं है, ये हमें पहले ही मिल गया, ऑलरेडी ही मिल गया। तो हम इस C1 के पास जाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ यही देखकर कह देंगे कि ये आपके पास लाइन ऑफ सॉल्यूशन इज ए कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव ए सॉल्यूशन इज ए कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इज ए कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने 1 मार्क्स में आते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। कैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, आपको P की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच जिसके लिए द इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, जिसके लिए जो इक्वेशन होगा उसके पास क्या हो जाए? यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। अब यहां पर P की वैल्यू निकालनी है जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो, और ये जो यूनिक सॉल्यूशन है उसका केस कब आता है? जब आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब आपका वहां पर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता, तब हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यहां पर इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं लिखी है, क्योंकि प्लस का 7 इधर है तो आप इसको उठाकर इधर लाइए। माइनस का 3x प्लस का 5y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, और यहां पे 2px माइनस का 3y प्लस 1 इस तरफ आके -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुकी हैं, तो यहां पर इनके रेशियो को देखिए। A1 जो होगा, जो x के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट लिखा है मतलब -3, B1 जो होगा, जो y के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट लिखा है मतलब 5, C1 जो होगा, जो आपका कांस्टेंट है माइनस का 7, A2 जो होगा, x के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट लिखा है 2p कोफिशिएंट, B2 जो होगा, जो y के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट लिखा है -3, और C2 जो होगा, जो आपका नॉर्मली है ये वाला -1। ये आपको समझ आया? अब यहां पर इनके रेशियो को देखिए, A1 अपॉन A2 क्या है आपका, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, और आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन उसके पास तभी आएगा, यूनिक सॉल्यूशन उसके पास तभी आएगा जब आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब आपका A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा, तभी उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब यहां पर A1 क्या है? माइनस का 3, A2 क्या है? 2p, वो इक्वल नहीं आना चाहिए तभी यूनिक होगा। B1 क्या है? 5, और B2 क्या है? -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
तो -3 की -3 में करोगे +9, +9 इक्वल नहीं होना चाहिए 2p की 5 में करोगे तो 5 2 जा 10p, 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाओ तो p की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए 9/10 के। अगर p की वैल्यू 9/10 के इक्वल हो गई तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है फिर। लेकिन अगर p की वैल्यू 9/10 के इक्वल नहीं है तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना होता है। उसने यूनिक सॉल्यूशन दिया है, यूनिक सॉल्यूशन से मुझे हिंट मिल गया कि उसका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और फिर मैंने अपनी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करा तो मुझे पता चला कि p जो है वो 9/10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 9/10 के इक्वल हो गया तो उसके पास फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन में है डिटरमाइन के, आपको के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, जिसके लिए इक्वेशन जो हो जाए वो इनकंसिस्टेंट हो जाए। मतलब के की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो इक्वेशन होगा उसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। क्योंकि इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि वो लाइन आपके पास पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहां पर वही है कि डिटरमाइन के, आपको के निकालना है फॉर विच द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, जिसके लिए इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाए। जहां पर आपके पास है kx + 3y इज इक्वल टू k - 2 और 12x + ky इज इक्वल टू k। ये आपको समझ है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये kx, ये +3y, ये जो +k - 2 है वो इधर आ जाएगा। तो जब इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, मतलब ये 2 प्लस का हो जाएगा और k माइनस का हो जाएगा। और वैसे ही 12x + ky, ये जो प्लस के है वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये प्योरेस्ट फॉर्म आ गई इक्वेशन की। अब क्वेश्चन में है कि ये इनकंसिस्टेंट है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा केस कब होता है, इनकंसिस्टेंट वाला केस कब होता है, जब आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है और वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता। तो यहां पर आपके पास x के मल्टीप्लाई में a1 लिखा है, इसका मतलब a1 इज इक्वल टू k आ गया। y के मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, मतलब b1 इज इक्वल टू 3 आ गया। और यहां कांस्टेंट आपका 2 - k है, मतलब c1 इज इक्वल टू 2 - k आ गया। यहां x के मल्टीप्लाई में 12 लिखा है तो a2 इज इक्वल टू 12 आ गया, क्योंकि a2 b2 c2, a1 b1 c1। b2 के लिए y के मल्टीप्लाई में k लिखा है और c2 के लिए कांस्टेंट आपका -k है। तो इस कंडीशन में उठा के पुट करो a1/a2 k/12, k/12 इक्वल होना चाहिए b1/b2 3/k, और वो इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2, मतलब 2 - k अपॉन में माइनस का k। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखो, अब यहां पर इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए अब फिर कंफ्यूजन होगी, आप इसको इसके साथ कंपेयर करो या इसको इसके साथ कंपेयर करो, कैसी कंडीशन है ये आपको सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये काम करिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 रिजल्ट हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो सबसे पहले आप इस a को b के साथ कंपेयर करिए, फिर इसी a को c के साथ कंपेयर करिए, और फिर इस b को c के साथ। मतलब एक बार a जो है वो b के साथ भी, c के साथ भी, फिर अगली बार b जो है वो c के साथ भी। तो यहां देखिए, सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे, और जब इसको कंपेयर करोगे तो k की मल्टीप्लाई k में करो, ये हो जाएगा आपका k²। k की मल्टीप्लाई k में करी k², और ये 12 3 जा 36, तो k² इज इक्वल टू 36। स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस के साथ अंडर रूट आ जाएगा, और 36 का अंडर रूट 6 होता है, मतलब k की वैल्यू या तो प्लस का 6 है या तो माइनस का 6 है। आपको ये मिला। अब उसके बाद यहां पर अपने इसी वाले रिजल्ट a को इस c के इक्वल पुट करो। आप समझ रहे हो? तो यहां पर देखो a b के इक्वल है,
लेकिन वो सी के इक्वल नहीं है। देखो ए जो था वो बी के इक्वल है, लेकिन ये सी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए भी सी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए बी के इक्वल था। जैसा ए काम करेगा वैसा बी करेगा। अब बी सी के इक्वल नहीं हो रहा है तो ए बी सी के इक्वल नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन बन जाएगी आपका कि जो k अपॉन 12 है वो इक्वल नहीं होगा किसके, 2 माइनस के अपॉन माइनस के। आप समझ रहे हो? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k की माइनस के में करोगे माइनस के स्क्वायर, 12 की इसमें करोगे 12 टू जा 24, माइनस का 12 की k में करोगे 12 के, माइनस का इस तरफ जाके प्लस, तो के स्क्वायर माइनस का 12 के, और ये आपका हो गया प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हो? ये नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कट लगा हुआ है। आप समझ रहे हो भाई? माइनस के की के में करी माइनस के स्क्वायर, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, 12 की 2 में करी 24, 12 की माइनस के में करी माइनस 12 के, माइनस के स्क्वायर को उधर ले जाओ प्लस हो गया, माइनस 12 के सेम, 24 सेम। अब 24 के फैक्टर, अब याद करिए सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता है। 8 3 जा 24 और 8 और 3 12 नहीं होगा। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस माइनस करने पर 24 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर आपका 12 आ जाए। सॉरी, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 12 आ जाए। तो ऐसा तो 6 6 जब 36 हो जाएगा 24 की जब फैक्टर करोगे, क्योंकि 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 और 6 10 होता है, 12 नहीं हो रहा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3, 8 और 3 11 होता है, 12 नहीं हो रहा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से 2 गया तो 14 या फिर 10 होगा, 12 खुद नहीं हो रहा। तो इसका फैक्टर जो होगा वो आप श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर होता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हमारे पास ए जो था वो इस बी के इक्वल भी आ गया और ए सी के इक्वल भी आ गया। अब फाइनली रिजल्ट बचा है कि जो ये बी है वो सी के इक्वल हो जाए। मतलब 3 अपॉन के इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस के अपॉन माइनस का के। तो के से के कैंसिल हो गया, -1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी -3 इज इक्वल टू 2 माइनस के। ये -2 इस तरफ आके, सॉरी प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस, तो -3 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस के, -5 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 5 आ गया। k इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहां नोट था, तो k इज नॉट इक्वल टू 5 हो गया। इसका मतलब इसके पास नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब कब नहीं करेगा। कब कब? या तो k की वैल्यू +-6 हो जाए तब नहीं करेगा, k की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए तब नहीं करेगा। तो ये -5 भी देखो, मैं बोल रहा हूं कि इसके पास सॉल्यूशन कब, जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान समझना, मैं बोल रहा हूं इसके पास सॉल्यूशन कब कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। तो मैंने बोला k की वैल्यू भाई +-6 होगी तब नहीं करेगा। ये बोलने में काफी अच्छा लगा कि ठीक है k की वैल्यू +-6 नहीं होगी तो इसके पास, सॉरी k की वैल्यू +-6 होगी, k की वैल्यू +-6 होगी तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बोलने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने ये बोला k की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए तब इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहां से कोई एक मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसका एक कोई यूजफुल मीनिंग नहीं आ रहा है कि k की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए तब इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कुछ मैं बोल रहा हूं लेकिन कुछ एक अजीब सा आ रहा है, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हुए आपको क्या करेंगे, सिर्फ ये वाले रिजल्ट देख लेंगे कि फर्स्ट और सेकंड वाला, कि k की वैल्यू जो है वो +-6 के इक्वल होनी चाहिए। अगर कि हमारा +-6 हो गया तो इस इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर तीनों के तीनों केस बताने हैं कि कब इस सॉल्यूशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा
और कब इस इक्वेशन के पास इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए तीनों क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को प्योरेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो लैम्डा एक्स प्लस वाई, ये प्लस इस तरफ आके माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एंड एक्स प्लस लैम्डा वाई, ये प्लस 1 इस तरफ आके माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। आपके सामने ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे a1 का काम लैम्डा कर रहा है, b1 का काम ये 1 कर रहा है, c1 का काम ये माइनस लैम्डा स्क्वायर कर रहा है कांस्टेंट, a2 का काम यहाँ 1 कर रहा है, b2 का काम ये लैम्डा कर रहा है, और c2 का काम ये माइनस 1 कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी करना है, इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए भी, और इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर नो सॉल्यूशन के लिए भी करना है। तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अब समझिएगा ध्यान से। a1 का मतलब है लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 मतलब 1 अपॉन और b2 का मतलब फिर से लैम्डा। ये आपको समझ आया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा की मल्टीप्लाई लैम्डा में करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, मतलब लैम्डा स्क्वायर इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। आप समझ रहे हो। अब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ 1 आएगा, इसका मतलब लैम्डा जो है वो प्लस माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, लैम्डा प्लस माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा हमारा प्लस 1 हो गया तब भी ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी लैम्डा प्लस 1 हो गया तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और माइनस 1 हो गया तब भी नहीं होगा। अगर लैम्डा ना ही प्लस 1 है और ना ही माइनस 1 है तभी ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब समझिएगा ध्यान से। हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस 1 एक माइनस 1। हम इस क्वेश्चन को दोनों के लिए सॉल्व करके देखेंगे। तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन में क्या रिजल्ट आया कि लैम्डा जो है वो प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तभी इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या आपको ये समझ आया? ओके। आता है हमारा यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। सेकंड आता है हमारा यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या थी कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने a1 को लिया तो a1 है लैम्डा अपॉन में a2 है 1, b1 है हमारा 1, b2 है हमारा लैम्डा, और c1 है हमारा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और c2 है हमारा माइनस का 1। ये कंडीशन आ गई। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हमने शुरू के दो को कंपेयर करा तो लैम्डा अपॉन 1 और 1 अपॉन लैम्डा, इन दोनों को देखेंगे तो लैम्डा अपॉन 1 मैं यहां से करता हूं, ये आ गया लैम्डा अपॉन 1 और 1 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा की लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आपके पास लैम्डा की दो वैल्यू आई, एक प्लस 1 भी और एक माइनस 1 भी। ये आपको समझ आया? यहाँ पर हमारा जो ये सेकंड पार्ट है वो इस थर्ड पार्ट के इक्वल भी हो सकता है, तो हम इसे भी देखेंगे यहाँ पे। भाई फर्स्ट पार्ट को कंपेयर करने से क्या मिला कि लैम्डा प्लस माइनस 1 होगा तो इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। लेकिन अभी हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमें क्या मिलता है, 1 की 1 में करोगे 1 आएगा, लैम्डा की लैम्डा स्क्वायर में करोगे लैम्डा स्क्वायर आएगा, क्यूब लैम्डा की लैम्डा स्क्वायर में करोगे लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जो लैम्डा हो गया वो आपके पास 1 आ गया। अब सेकंड वाले कंडीशन में हमें क्या मिला, सेकंड वाले कंडीशन में हमें ये मिला कि जो हमारा लैम्डा है वो 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे तीन कंडीशन है, जो ये ए है वो बी के इक्वल भी है, और यही जो ए है वो यहाँ पर सी के इक्वल भी है। ए बी के इक्वल भी है, ए सी के इक्वल भी है, और ये बी सी के इक्वल भी है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उस लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट इक्वल टू था, तो हमने सिर्फ फर्स्ट को देखा और काम चला लिया, क्योंकि भाई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो रहा है, वहीं से हमने काम चला, हमारा क्वेश्चन हो चुका था इससे प्रीवियस वाला। लेकिन यहाँ पर ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल है, तो हम एक एक करके तीनों कंडीशन को देखेंगे। अब हमने अपने इसको इसके साथ भी देख लिया,
ए को बी के साथ भी देख लिया, फिर इस बी को सी के साथ भी देख लिया, अब ए वाला सी वाले के साथ बचा। तो देखो लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 आ गया, लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हुआ तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बन जा, आपके पास 1 आ गया, मतलब फिर से लैम्डा 1 आ गया। तो यहां पे मिल रहा है कि लैम्डा प्लस माइनस 1 हो और यहां मिल रहा है कि लैम्डा 1 हो, क्योंकि तीनों इक्वल है तो इसका मतलब तीनों कंडीशन में सेम आंसर मिलना चाहिए। पहले ने कहा लैम्डा प्लस माइनस 1 पे सेटिस्फाई है, बाकी दोनों कह रहे हैं लैम्डा 1 पे सेटिस्फाई है। तो सबके बीच में कॉमन क्या आया? पहले वाले ने कहा कि लैम्डा प्लस 1 भी देगा माइनस 1 भी देगा, दूसरे वाले ने कहा कि प्लस 1 है, तीसरे वाले ने कहा कि प्लस 1 है। तो सारे के सारे इस प्लस 1 पे सेटिस्फाई है, पहले वाला भी यहां सेटिस्फाई है, दूसरे वाला भी यहां सेटिस्फाई है, तीसरे वाला भी है। अगर मैं माइनस 1 को लेता तो माइनस 1 पे पहले वाला तो है लेकिन दूसरा तीसरा नहीं है, तो इसलिए हम माइनस 1 को इग्नोर करेंगे और हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो फाइनली क्या आ जाएगी? फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या आपको ये समझ आया? ओके। और फिर थर्ड केस आता है हमारा यहाँ पर नो सॉल्यूशन का, कि कब इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है? आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन चलता है। तो a1 था लैम्डा अपॉन 1, b1 b2 है 1 अपॉन लैम्डा और इज नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस 1 कैंसिल। इसको ध्यान से देखिए, अगर आपने शुरू के दो को कंपेयर करा तो लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की लैम्डा में मल्टीप्लाई होगी, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अगर आपने लास्ट के 2 को चेक करा तो 1 अपॉन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1, लैम्डा क्यूब इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, लैम्डा 1 नहीं होना चाहिए। और अगर आपने इसको देखा तो लैम्डा अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। अब आप केस लेना तो समझ गए हो ना, पहले ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर बी को सी के साथ मैंने लिया, मेरे पास चल रहा है। और लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर कट गया तो लैम्डा बन जाए लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा नहीं होना चाहिए 1। अब देखो पहले वाला कह रहा है कि लैम्डा प्लस 1 होगा और माइनस 1 होगा तब ये नो सॉल्यूशन देगा, दूसरे वाला कह रहा है कि लैम्डा 1 नहीं होगा तब नो सॉल्यूशन देगा, तीसरे वाला कह रहा है कि लैम्डा 1 नहीं होने चाहिए। अब पहले वाले ने कहा कि लैम्डा 1 भी है और माइनस 1 भी है, मतलब दोनों चीज है भाई, वो प्लस 1 भी लेगा और वो माइनस 1 भी लेगा। लेकिन दूसरे वाला और तीसरा वाला आया और उसने मना कर दिया कि लैम्डा 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब सेटिस्फाई में कंडीशन क्या निकल आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है? पहले वाला कह रहा है कि 1 और माइनस 1 दोनों है, दूसरे तीसरे वाला कह रहे हैं कि 1 नहीं है। इसका मतलब ये तो कह रहा है मेरी तरफ से दोनों ले जाओ, चाहे 1 को ले जाओ या माइनस 1 को ले जाओ। दूसरे और तीसरे वाले कह रहे हैं कि नहीं 1 नहीं जाएगा, इसका मतलब कौन जाएगा? इसका मतलब माइनस 1 जाएगा। तो नो सॉल्यूशन के केस में लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 1। क्या आपको ये समझ आया? तो ये क्वेश्चन था जहां पर हम लोगों ने अलजेब्रिक कंडीशन लगाई थी अपने इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर। आप जितनी ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोग करेंगे आपको उतना ज्यादा समझ आएगा। मैं यहां पर करवा दूंगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं बार बार यही करता रहूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन देखिए कम, सॉल्व ज्यादा करिए। क्या आपको ये समझ आया? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, डाउट आता है कमेंट में पूछिए। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे। और हाँ भाई सब्सक्राइब करो, तो बहुत दिन हो गए आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे कल। ओके बाय।